तरफ ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है हमने। इस वक्त सुबह के 8 बजे। जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने बताया कि लोकल्स तो 45 मिनट्स लेते हैं, लेकिन हम चूँकि मैदानी इलाकों के हैं तो हमें शायद 2 घंटे लगेंगे। लेकिन आज पता चल जाएगा कि कितनी देर लगती है। रास्ता शुरू में ही काफ़ी कठिन लग रहा है। ये छोटी सी पगडंडी पे हम चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइकिंग करने के लिए ना चंद चीज़ों का होना साथ बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर आप फोटोग्राफर हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास गैजेट्स हों सारे, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि गैजेट्स को उठा के चलना एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, उसके बाद आपके पास स्टिक होनी चाहिए, हाइकिंग स्टिक। ये बहुत ज़रूरत आती है इसकी। अगर प्रोफेशनल स्टिक हो तो ज़बरदस्त है, वरना यहाँ पहाड़ी इलाकों में दरख्तों से तोड़ के कोई स्टिक मिल जाती है। बेहतर है कि कोई मजबूत सी स्टिक आप पहले से ही कोई ऑनलाइन परचेज कर लें। इन पगडंडियों पे चलना दरिया के किनारे किनारे पानी के शोर के साथ बड़ा मशहूर कौन लग रहा है मुझे तो। वो सही है बरका। ये आगे कुछ हाइकिंग स्टार्ट होने वाली है। मुझे लग रहा है कोई टफ सी हाइकिंग, पत्थर पड़े हुए हैं काफ़ी सारे। ऐसी जगहों पर जब भी घूमने का मौका मिलता है तो हमें आने वाले कल की फिक्र नहीं होती, बस मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते और उस रास्ते में आने वाली रुकावटों की फिक्र होती है। हाइकिंग का एक असूल है कि रुक रुक के चलना पड़ता है। 5-5 मिनट के बाद बैठ लें तो अच्छी बात है, सांस बहाल हो जाता है और फिर दोबारा रिचार्ज हो जाता है बंदा। दोबारा स्टार्ट कर दिया हमने, लेकिन दोबारा बार बार करना पड़ेगा ये। अभी फिर बैठ जाएंगे ऊपर जाके। जाहिद साहब, क्या फील कर रहे हैं आप? ग्रेट, जबरदस्त। दूसरा है कि इन पहाड़ों पे चढ़ के ना वो ईटीटी हो जाता है। ईटीटी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। मतलब आप चलते हैं, आपका सांस फूलता है, बहुत ज्यादा फूलता है और आपको चेस्ट में पेन वगैरह नहीं फील होते, तो दिस मीन्स कि यू आर ऑल राइट, योर हार्ट इज ऑल राइट। हाँ जी, तो हमें बड़ी खुशी हुई है ये जान के कि हमारा जो हार्ट है और जो लंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये हाइट है कोई लगभग 10-11 हज़ार फीट और इसमें इतनी हाइकिंग करना तो सांस चढ़ता है बार बार। फैसल साहब, ये आर यू ऑल राइट, गुड इनफ? ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन भाई सब सही कह रहे हैं कि कम से कम ट्रैकिंग शुरू करने से पहले आपको कम से कम कुछ 7 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको कम से कम आपका सांस लंबा हो जाए। अचानक आप एक रेगुलस क्लाइंबिंग और हाइकिंग शुरू करते हैं तो उससे जाहिर बातें होता है, पेन फील होता है, जो बाद में ठीक हो जाता है। सो लेट्स रिज्यूम आवर हाइकिंग।
वो जो सामने रेड कलर का एक कैनोपी वाला होटल नज़र आ रहा है ना, वहाँ से हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी और हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो देखने में बज़ाहिर बड़ा नज़दीक लगता है, लेकिन बड़ी दूर होती हैं ये जगह, और जब चलने लगो तो पता चलता है। 1 घंटे की हाइकिंग के बाद व्यू बदल चुका है और अब रियल हाइकिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत टफ ट्रैक नज़र आ रहा है सामने। हमारा सही वाला टूर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जहाँ मोबाइल सिग्नल भी हमसे पीछे रह जाते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि अब किसी का फ़ोन नहीं आना। लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है, पानी का शोर भी पीछे कहीं रह चुका है और अब यहाँ पे मुकम्मल खामोशी है। कल की तरह फिर आवाज़ गूंज रही है। बर्फ के अलावा और कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा, इसके ऊपर से ही जाना पड़ेगा। ब्राइट वाइट एक बार फिर व्यू बदलने वाला है। इस तरह की हाइकिंग में व्यू बदलने से बड़ी खुशी होती है, क्योंकि लग रहा होता है कि हम अपनी मंजिल की तरफ करीब पहुंचते जा रहे हैं। ऑल्दो के मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी खूबसूरती में कम नहीं है। पता नहीं मंजिल कैसी होगी अगर रास्ता इतना खूबसूरत है। पैंतालीस मिनट मकामी लोगों के लिए और हमें 1.5 घंटा लगा है झील तक पहुंचने में। बर्फ पड़ी है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। झील के दूसरे एंड तक जाने के लिए अभी हमें काफी सफर करना था। ये इतनी बड़ी झील है कि इसको क्रॉस करते करते हमें 15-20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हम इसके सेंटर में ही पहुंचे हैं। आज का ट्रैक देखकर मुझे गुज़िश्ता रोज का ट्रैक कदरे आसान लग रहा था, तकई बांडा से जहाज बांडा तक। ये काफी रिस्की सा है। अब तक की हाइकिंग और सामने बर्फ का सहरा देखकर हमारे हौसले पस्त हो रहे थे, मगर फिर भी हम पैदल चलते रहे क्योंकि कुछ हौसला अभी बाकी था। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर एक सामने आ गया है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑलरेडी हो रही है इतनी हाइट पे, तो आई एम वरीड कि इस ग्लेशियर को हमने कैसे क्रॉस करना है। यहाँ से हम झील के किनारे पहुँच सकते थे, इसलिए नीचे उतरना स्टार्ट किया। तो हम ज़रा नीचे से ट्राई करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप ये जो जा रहा है इनको काफ़ी मुश्किल हो रही है।
खुदा की कुदरत की जितनी तारीफ कर देना यहाँ खड़ी होके कम है। क्यों सही, जादू वाली नगरी है ये। झील के ठंडे पानी से खुद को तरोताज़ा करने के बाद हमने कटोरा झील की जानिब आगे बढ़ने का खतरा मोल लिया। ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर अभी हमने क्रॉस किया है। मैं क्रॉस कर चुका हूँ, खान साहब भी, फैसल थोड़ा सा फंसा हुआ है, आ रहा है कामयाबी के साथ। बस फैसल जहाँ पे थोड़ा सा गहरा है वहाँ पाँव रखना है। That's it. Good. ओह यार, मुझे निकालो यार। घुटनों घुटनों बर्फ में धंसने के बाद परेशानी में मजीद इजाफा हुआ और रास्ते की खतरनाकी का भी बखूबी अंदाजा हुआ। ये जी मैं बर्फ में फंस चुका हूँ बुरी तरह। ये इसमें एक बार फिर व्यू चेंज हो चुका है। बहुत टफ हाइकिंग है, बहुत टफ। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हम अभी तक क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसी झील के किनारे पर है। साथियों, कुछ पता चला झील किधर है? वो बहुत दूर है, अभी हमें लगभग 1 घंटा लगेगा। कभी इन पत्थरों के ऊपर चलना और कभी इनके बीच रास्ता तलाश करना किसी तौर से आसान नहीं था। ये ऐसे ही था जैसे 1 किलोमीटर लंबी एक सीढ़ी पर हमें चढ़ने का कह दिया गया हो, जिसके कदमचे कभी 1 फुट के तो कभी 4 फुट के। जैसे ही सामने का मंजर बदला तो साथ ही हमारे इरादे भी बदल गया। बर्फ का एक सहरा था दूर दूर तक, इसलिए कटोरा झील के मुंजमद वजूद को पल भर के लिए इमेजिन किया और मजीद आगे बढ़ने को बेवकूफ़ी समझते हुए यहीं पड़ाव डाला। व्यूवर्स, ये कटोरा लेक का रास्ता है सामने। बहुत ज़्यादा ये जो ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर से जाना पड़ता है। और ये जो मेरे साथी बैठे हैं, लेटे हैं, ये सब बेचारे जो है ना नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा सकते। मैंने कोशिश की कि ड्रोन में कवर कर लूँ, लेकिन ड्रोन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही फिर कभी कटोरा लेक का चक्कर लगाएंगे।